प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। भारतीय बिजनेस समूह अडानी ग्रुप के बाद अब रूस ने भी बांग्लादेश से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कर्ज पर बकाया और वर्तमान ब्याज के रूप में $630 मिलियन का भुगतान करने की मांग की है। रूसी अधिकारियों ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार को भेजे पत्र में कहा कि इस राशि को 15 सितंबर से पहले चुकाया जाए। यह पत्र बांग्लादेश द्वारा जून में रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बकाया ब्याज प्रतिबद्धता शुल्क और विलंबित जुर्माने के निपटान के लिए वैकल्पिक लेन देन विधियों के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया है। $12.65 बिलियन के ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4% है, जिससे बकाया भुगतान के लिए 2.4% की अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज दर है। रूस ने डॉलर का या युआन में मांगा पैसा। 21 अगस्त को इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन को लिखे पत्र में रूसी सरकार के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान की प्रतिनिधि एजेंसी web.rf ने अनुरोध किया है कि बकाया भुगतान या तो अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में किया जाए और बैंक ऑफ चाइना की शंघाई शाखा में जमा किया जाए। हालांकि चूंकि 15 सितंबर की भुगतान की अंतिम तिथि रविवार को है और 16 और 17 सितंबर चीन में गैर व्यावसायिक दिन है, इसलिए भुगतान की सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि 18 सितंबर होगी। न चुकाने पर दंड लगाएगा रूस। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस समय सीमा को चूकने से अतिरिक्त दंड और अन्य जटिलताएं हो सकती है, जिसमें कर चुकाने की अवधि के 2 साल के विस्तार पर बातचीत में संभावित देरी शामिल है। वर्तमान में यह अवधि 7 दिसंबर में समाप्त होने वाली, जिसे बांग्लादेश वर्तमान में आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश ने प्रस्ताव दिया था कि बकाया राशि एकत्र करने के बजाय रूस नई परियोजनाओं शेयर बाजार में धन का निवेश कर सकता है या बांग्लादेश से सामान खरीद सकता है। हालांकि रूसी पत्र से संकेत मिलता है कि यह विकल्प संभव नहीं है। रूस ने मार्च 2027 में शुरू होने वाले मूलधन पुनः भुगतान को मार्च 2019 तक स्थगित करने के बांग्लादेश के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार शुरुआत में रूस ने विस्तार पर असहमति व्यक्त की थी। अधिकारी ने टीबीएस को बताया कि ब्याज भुगतान के लिए धन तैयार होने के बावजूद बांग्लादेश रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान चैनल और मुद्रा के मुद्दों के कारण भुगतान हस्तांतरित नहीं कर सका। ढाका ने नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जब तक कि रूस यूक्रेन युद्ध और रूसी बैंकों पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भुगतान को अव्यवहारिक नहीं बना दिया, जिसके कारण ब्याज और जुर्माना शुल्क अर्जित हुआ। आइए अब हम अमेरिका के बारे में बात करें। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्स अमेरिकी नेवी सील इन दिनों ताइवान को चीन से बचाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अमेरिका को डर है कि चीनी सेना कभी भी ताइवान पर कब्जे के लिए आक्रमण कर सकती है। ऐसे में अमेरिका कोई भी चांस नहीं लेना चाहता जिससे ताइवान की सुरक्षा को खतरा हो। अमेरिकी नेवी सील ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गया था। चीन का आरोप है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कई इंस्ट्रक्टर पहले से ही ताइवानी सेना को क्लोज कॉम्बैट और शहरी लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में घटनाक्रम से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि सील टीम 6 चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करने पर ताइवान का समर्थन करने के लिए मिशन के लिए प्रशिक्षण ले रही है। चीन आज़ादी के बाद से ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और सैन्य शक्ति के प्रयोग से कब्जे की धमकी देता है। सील टीम 6 एक टियर 1 फोर्स है और अमेरिकी सेना में डेल्टा फोर्स के अलावा दूसरी एलिट फोर्स है। वर्जीनिया बीच पर हो रही है सील टीम की ट्रेनिंग। रिपोर्ट के अनुसार सील टीम 6 वर्जीनिया बीच में अपने मुख्यालय डैम नेक में 1 साल से अधिक समय से ताइवान संघर्ष की योजना बना रही है और प्रशिक्षण ले रही है। सील टीम 6 की तैयारियां 2021 के बाद से काफ़ी तेज हो गई हैं, जब अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने चेतावनी दी थी कि चीन अगले 6 साल में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका लगातार मानता रहा है कि चीन के साथ संघर्ष न तो आसान है और न ही अप्रिय है, लेकिन अमेरिका सेना ने आकस्मिक तैयारियां तेज कर दी हैं। उधर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश को पूरा करने के लिए तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, जिससे कहा गया है कि 2027 तक उसके पास ताइवान पर बलपूर्वक हमला करने या आक्रमण करने की क्षमता है। ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन का कहना है कि वह ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है। पिछले साल शी ने एक यूरोपीय अधिकारी से कहा था कि उसका मानना है कि अमेरिका चीन को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में पेंटागन ने ताइवान में उन मिशनों के लिए स्पेशल फोर्सेज की संख्या भी बढ़ाई है जिनमें ताइवान की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। पिछले सप्ताह सीआईए के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा कि उनका बजट का 20% चीन को समर्पित है, जो 3 वर्षों में 200% की वृद्धि है।
आइए हम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में बात करें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए संघर्ष को खत्म करना चाहिए। इसके लिए भारत दोनों देशों को हर मुमकिन सलाह देने को तैयार है। जयशंकर ने ऐसे समय में कमेंट किया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए रूस में हैं। दावा किया जा रहा है कि डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित एक पीस प्लान शांति प्रस्ताव के साथ मॉस्को गए हैं। इस प्लान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा करेंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर ने बर्लिन में जर्मन विदेश कार्यालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में बोलते हुए रूस यूक्रेन युद्ध पर कमेंट किया। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि यह युद्ध के मैदान पर कोई हल निकलने वाला है। बातचीत से ही चीज़ें ठीक होंगी और जब कोई बातचीत होती है तो मुख्य पक्षों यानी रूस और यूक्रेन को भी उसमें शामिल होना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के रूस और यूक्रेन की यात्रा का हवाला दिया, उसके बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। जयशंकर ने कहा कि यह साफ है कि युद्ध के मैदान से कोई समाधान मिलेगा कि कैसे ख़त्म होगा। अगर आप सलाह चाहते हैं तो हम हमेशा साथ देने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन की भारत में के शांति प्रस्ताव पर क्या समझ है, यह भी साफ नहीं है। हालांकि भारत ने स्पष्ट तौर पर संघर्ष को समाप्त करने में मदद की पेशकश की है। अजीत डोभाल ब्रिक्स के एनएसए सम्मेलन के लिए रूस में हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने पर जोर दिया है। अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में बहुपक्षवाद कहा कि मौजूदा संरचनाएं आधुनिक खतरों और साझा चिंताओं के संवेदनशील मुद्दों से निपटने में कमज़ोर साबित हो रही हैं। ऐसे में अगर हमें विश्वसनीयता बहाल करनी है तो बहुपक्षवाद में सुधार करना होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में अपनी यूक्रेनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा था कि भारत शांति बहाल करने के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है और संघर्ष समाप्त करने में हर तरह का योगदान दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पुतिन और जेलेंस्की से कुछ हफ्ते के भीतर मुलाकात की है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि भारत उन 3 देशों में शामिल है जिनसे वह यूक्रेन संघर्ष को लेकर लगातार संपर्क में है और कहा कि वे इसे सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। अब हम चीन के यांगी तूफान के बारे में बात करें। यांगी तूफान ने वियतनाम और चीन में तबाही मचा दी है, जिसका असर आज भी दिख रहा है। 6 सितंबर को यह तूफान चीन के हैनान प्रांत से टकराया था। यांगी तूफान के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस तूफान ने चीन में जो भारी तबाही मचाई उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें बिजली कटौती भी शामिल है। इस दौरान लोगों ने कैशलेस समाज में रहने की चुनौतियों का भी अनुभव साझा किया। बिजली कटौती के कारण लोग अपना मोबाइल उपकरण चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें लेन देन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। चार्जिंग स्टेशनों पर लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में देखा गया कि मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर भीड़ लगी है। यहाँ एक विक्रेता ने लोगों को फ़ोन चार्ज करने के लिए एक इंजन संचालित प्रणाली स्थापित की है। वीडियो के कैप्शन में लोगों की परेशानियों का जिक्र किया गया है। कैप्शन में कहा गया कि तूफान के बाद पानी और बिजली काट दी गई। लोग मोबाइल उपकरण चार्ज करने के लिए परेशान हैं क्योंकि उनका सारा पैसा मोबाइल वॉलेट में जमा होता है। बिना फ़ोन के आप रोटी भी खरीद नहीं सकते। कैशलेस समाज की कमजोरियों के बारे में चर्चा शुरू। वीडियो के वायरल होने के बाद संकट के समय में पूरी तरह से कैशलेस समाज की संभावित कमजोरियों के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। वहीं एक अन्य वीडियो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई गई है। लोग चार्जिंग स्टेशन में अपने वाहनों को लेकर पहुंचे हैं। पोस्ट में बताया गया कि केवल 550 या उससे अधिक के सोशल क्रेडिट स्कोर वाले लोग ही चीन के प्राथमिक डिजिटल वॉलेट वीचैट का इस्तेमाल करके रिचार्ज कर सकते हैं। वीडियो में चीन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अन्य पहलू पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें यूजर्स को अपना पैसा एक्सपायरी डेट से पहले खर्च करना होता है। सोशल क्रेडिट स्कोर के आधार पर अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन हो गया है। गुरुवार को राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि सीताराम येचुरी के निधन से दुख हुआ है। वह वामपंथ के अग्रणी प्रकाश थे और राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रभावी सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि सीताराम येचुरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। पहले एक छात्र नेता, फिर राष्ट्रीय राजनीति में सांसद के रूप में उनकी एक विशिष्ट और प्रभावशाली पहचान थी। एक प्रतिबद्ध विचारक होते हुए भी उन्होंने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर मित्र बनाए। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह देश की गहरी समझ रखने वाले और भारत के विचार के रक्षक थे। सीताराम येचुरी जी एक मित्र थे। मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद करूंगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि अनुभवी सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के निधन पर गहरा दुख हुआ है। वो भारतीय राजनीति के सबसे सम्मानित आवाज़ों में से एक दिग्गज व्यक्ति थे। मुद्दों पर अपनी बौद्धिक सोच और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी गहन बहसों ने उन्हें अपनी पार्टी से परे भी पहचान दिलाई। उनके परिवार, साथियों और न्याय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। सिद्धारमैया ने लिखा कि इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी भूमिका और राज्यसभा में उनके प्रभावशाली हस्तक्षेप ने पूरे राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान दिलाया। 2023 में मेरे शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति एक यादगार स्मृति है। उनके परिवार और साथियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।